हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने फोर्थ क्लास की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग जो अभी करंटली चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। पिछले क्लास में हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन से संबंधित जो टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक है स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। वो टॉपिक हम लोग टोटली डिस्क्राइब कर चुके हैं। उसका जो मेन हेडिंग्स था वो आपके सामने अभी भी लिखा हुआ है, जैसा कि गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, इम्प्लांटेशन, प्लासेंटेशन, गैस्ट्रुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस और पार्चुरेशन। जल्दी जल्दी से थोड़ा सा इन सबों के बारे में चर्चा करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। गैमेटोजेनेसिस में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से स्पर्म और ओवम यानी गैमीट्स का निर्माण होता है। फर्टिलाइजेशन में हम लोगों ने देखा था किस तरह ओवम और स्पर्म फ्यूज करता है और फ्यूज करने के पश्चात जाइगोट का निर्माण होता है। क्लीवेज में हम लोगों ने देखा था कि उस जाइगोट में कैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। इम्प्लांटेशन में हम लोग देखे थे कि वो जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है हम लोगों का, उसका इम्प्लांटेशन या उसका कहिए अटैचमेंट किस तरह यूट्रस के वाल पर होता है। प्लासेंटेशन में हम लोग देखे थे कि यूट्रस का वाल जो है किस तरह न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है उस छोटे से फीटस को या एम्ब्रियो को। गैस्ट्रुलेशन और ऑर्गेनोजेनेसिस में हम लोग देखे थे कि ये वो पीरियड है जिसमें डेवलपमेंट होता है, टोटल डेवलपमेंट होता है उस एम्ब्रियो का, और ऑर्गेनोजेनेसिस यानी ऑर्गन का निर्माण होता है। और पार्चुरेशन में हम लोग ये देखे थे ये टोटल जो पीरियड होता है डेवलपमेंट का, टोटल पीरियड डेवलपमेंट का कंप्लीट होने के बाद जो बर्थ होता है, जो छोटा शिशु बर्थ लेता है, जन्म लेता है, उस जन्म लेने की अवस्था को ही हम लोग पार्चुरेशन कहते हैं। इन सब पर हम लोग विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, इसलिए हम अब इसको इरेज करते हैं। और अब आगे जो हम डिस्क्राइब करने वाले हैं वो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग को ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में जानना होगा। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेनली अगर सिस्टम की बात करें तो सामान्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसको तीन भाग में हम लोग कैटेगराइज करके स्टडी कर सकते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। फर्स्ट पार्ट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। फर्स्ट पार्ट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंड इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, थर्ड इज एक्सेसरी और एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर। इस बारे में हम लोग जानते हैं, देखते हैं क्या है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एंड एक्सेसरी सेक्स कैरेक्टर। ठीक है, अब हम लोग इसमें सबसे पहले बात करेंगे इस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। अब आप लोगों को पूछा जा सकता है कि कोई क्वेश्चन कर सकता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का नाम बताइए, या ये बताइए कि मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होता है, फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होते हैं, या उसका क्या नाम है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अगर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का, तो गोनेड इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। गोनेड को हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कह सकते हैं। हम लोग फर्स्ट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में डिटेल चर्चा करते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में अगर बात करें तो गोनेड को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। और हम लोग जानते हैं गोनेड किसको कहते हैं। तो अगर मेल में बात करें तो मेल में टेस्टिस को गोनेड बोलेंगे, और अगर फीमेल में बात करें तो ओवरी को गोनेड बोलेंगे। यानी कि अगर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल दैट इज टेस्टिस,
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल दैट इज ओवरी। ओवरी को फीमेल की अगर बात करें तो ओवरी फीमेल के लिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के रूप में हुआ और मेल के लिए टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के रूप में हुआ। यानी जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो गोनेड है और टेस्टिस मेल प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है और ओवरी फीमेल प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है। ऑब्जेक्टिव में भी ये सवाल रहता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब लोग बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अगर हम लोग बात करें वैसे ऑर्गन का जो ना तो स्पर्म और न ही किसी तरह का हार्मोन बनाता है, फिर भी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, हार्मोन भी नहीं बनाता है, स्पर्म भी नहीं बनाता है, फिर भी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, वैसे सारे पार्ट कहलाएंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वैसे डक्ट या ऑर्गन्स है जो न ही गैमीट बनाती है और न ही हार्मोन का निर्माण करती है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का कोई कार्य नहीं है या कोई वाइटल रोल नहीं है। वाइटल रोल बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो भी स्पर्म या कहिए कि ओवम बनेंगे वो इसी पैसेज के थ्रू, इसी डक्ट के थ्रू जो टारगेट ऑर्गन है, जो निश्चित स्थान है, वहां तक इसको पहुंचना होता है। अगर मेल में बात करें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के रूप में कि मेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं स्पर्म डक्ट, एपिडिडाइमिस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरिथ्रा, कॉपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, पेनिस इत्यादि। ये सारे क्या हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अगर मेल की बात करें तो उसमें, अगर फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में के अंतर्गत अगर बात करें तो फैलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, विजाइना है, मेमरी ग्लैंड्स है, एक्सेट्रा। ये बहुत सारे क्या है आपका फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इसके अलावा जो आपका तीसरा है एक्सेसरी या एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर। अगर बात करें इनकी बात करें तो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में इसका कोई खास योगदान नहीं है। ये जो है नॉट, इसके बारे में हम लोग लिख रहे हैं एक्सेसरी एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर के बारे में, नॉट डायरेक्ट रोल इन रिप्रोडक्शन में अगर बात करें तो इसका इस जो थर्ड वन है आपका एक्सेसरी या एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर, इसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, बट डिफरेंशिएट मेल एंड फीमेल कैरेक्टर। ये डिफरेंशिएट करता है मेल और फीमेल के कैरेक्टर को। और अगर बात करें कि चलिए ठीक है भाई, कौन कौन सा कैरेक्टर है जिसको हम लोग एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर या एक्सेसरी सेक्स कैरेक्टर करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये हमने साइड में इसको लिख के रखा है। ये जो आपका है फर्स्ट अगर बॉडी की बात करें, अगर फर्स्ट बॉडी की बात करें तो बॉडी अगर देखते हैं तो मेल और फीमेल का कंपैरिजन करते हैं बॉडी, तो मेल का जो बॉडी होता है काफी स्ट्रांग होता है, और अगर बात करें तो फीमेल के कंपैरिजन में थोड़ी लंबाई ज्यादा होती है। और अगर फीमेल की बात करें तो इसका फीमेल का बॉडी थोड़ा सा गोलाई लिए होता है, क्योंकि इसका हाइट कंपैरेटिवली मेल के कम होता है। और अगर बात करें तो थोड़ा जो बॉडी होता है थोड़ा मोटा होता है। तो फीमेल और मेल के बॉडी में कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो शो करता है कि ये फीमेल है और ये मेल। हेयर की बात अगर करें तो हेयर की अगर बात करते हैं तो मेल के केस में अगर बात करें तो मेल को दाढ़ी, मूछे वगैरह होती हैं, लेकिन अगर फीमेल में बात करें तो इस तरह की कोई दाढ़ी या मूछे या इस तरह का कोई हेयर प्रेजेंट नहीं होता है, जो डिफरेंशिएट करता है कि ये मेल है और ये फीमेल है। और इसी तरह अगर बात करें नेक्स्ट ब्रेस्ट की बात करें तो ब्रेस्ट की अगर बात करते हैं तो मेल में, अगर फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में काफी ब्रेस्ट डेवलप्ड होता है कंपैरेटिवली टू मेल। अगर स्किन की बात करें तो स्किन की बात करते हैं तो स्किन काफी कोमल होती है
और कम रोमिल होती है, यानी कम हेयरी होती है। अगर कंपेरेटिवली बात करें तो मेल के बॉडी में हेयर कुछ ज्यादा होता है। अगर हेयर कुछ ज्यादा होता है और बॉडी क्या होता है, कुछ रफ होता है। अब बात करते हैं शोल्डर की अगर बात करें तो शोल्डर अगर कंपेरेटिवली अगर बात करें तो मेल में ज्यादा चौड़ा होता है, फीमेल का कम चौड़ा होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका वॉइस की अगर बात करते हैं तो फीमेल का जो वॉइस होता है काफी पतली होती है। अगर कंपेरिजन करें मेल का वॉइस थोड़ा सा भारी होता है, फीमेल का काफी पतला होता है। बॉडी ऑर्डर की बात करें तो बॉडी ऑर्डर अगर देखने में बात करें तो बॉडी ऑर्डर काफी थोड़ा सा मेल का काफी लंबा होता है और फीमेल का थोड़ा सा गोलाई लिए होता है। आगे भी हम लोग बात कर चुके हैं इसका। सब क्यूटेनियस लेयर की अगर बात करें तो सब क्यूटेनियस लेयर की बात करें तो फीमेल में स्किन के नीचे जो सब क्यूटेनियस फैट होता है वो ज्यादा होता है। मेल में स्किन के नीचे जो सब क्यूटेनियस फैट कम होता है। नॉर्मली बात करें स्किन की तो ये रीजन हो सकता है कि फीमेल का जो स्किन है थोड़ा सॉफ्ट होता है, कंपेरिजन करें अगर मेल के, तो ये कॉज हो सकता है या होता है सबक्यूटेनियस फैट, इसका रीजन होता है। बिहेवियर की बात करें, व्यवहार की बात करें तो माना जाता है कि मेल का जो बिहेवियर होता है वो थोड़ा सा एग्रेसिव होता है और फीमेल का बिहेवियर जो होता है थोड़ा सा माइल्ड होता है। तो स्टूडेंट आज हम लोग इतना पर ही स्टॉप करेंगे क्लास को। हम लोग जो भी इसका नोट्स है वो हमने प्रोवाइड कर दिया है आपको आपके आईडी पर। इसके आगे का फर्दर नोट्स मिलता रहेगा, क्लासेस भी होती रहेंगी। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू।